And welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 29th July 2020. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download the PDF version of June 2020 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will cover from today's newspaper. And the first article is taken from editorial segment. It is about GST compensation. And this topic is important from our syllabus paper 4 Indian economy point of view. तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड द बैकग्राउंड ऑफ दिस आर्टिकल. आप सबको पता है कि भारत सरकार ने इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम को पूरी तरह से चेंज कर दिया इन 2017 बाय ब्रिंगिंग 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट. और इसके साथ ही भारत सरकार ने इनडायरेक्ट टैक्सेशन के लिए एक नया सिस्टम लाया जिसका नाम है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. तो पहले और बाद में क्या अंतर है उसको एक बार ब्रीफली रिवाइज कर लेते हैं. देखो, टैक्स सिस्टम बिफोर जीएसटी कैसा था. एक बात तो आप सब जानते हैं कि देयर आर टू काइंड्स ऑफ टैक्स सिस्टम, डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स. डायरेक्ट टैक्स जिसमें जिस इंसान को टैक्स भरना होता है वही सरकार को पैसा जमा भी करता है, जबकि इनडायरेक्ट टैक्स जो इंसान टैक्स भरता है वो अलग होता है, जो सरकार को पैसा जमा करता है वो अलग होता है. फॉर एग्जाम्पल, हम जो इनडायरेक्ट टैक्स भरते हैं, जीएसटी भरते हैं, अगर कोई सामान खरीदते हैं तो दुकानदार को देते हैं और वो पैसा फिर दुकानदार हमारे बिहाफ पे सरकार को जमा करता है. सो दैट इज व्हाई इट इज नोन एज इनडायरेक्ट टैक्स. जबकि हम इनकम टैक्स खुद ही भरते हैं, हमारा खुद का टैक्स हम खुद ही भरते हैं, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज डायरेक्ट टैक्स. तो ये जो जीएसटी है दैट इज रिगार्डिंग इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम. तो इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम बिफोर जीएसटी कैसा था कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कुछ अपने इनडायरेक्ट टैक्सेस थे, जैसे एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सर्विस टैक्स, और स्टेट गवर्नमेंट्स के अपने टैक्स सिस्टम थे इनडायरेक्ट टैक्सेस, जैसे कि वैट सेल्स टैक्स, एंट्री टैक्स, लग्जरी टैक्स, कई सारे अलग टैक्स थे स्टेट गवर्नमेंट के इनडायरेक्ट टैक्सेस में. जीएसटी के बाद इन सारे टैक्सेस को मर्ज करके अब एक टैक्स सिस्टम ला दिया गया, जस्ट वन टैक्स सिस्टम, जिसको हम कहते हैं जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. अब वो जीएसटी दो तरीके से एप्लीकेबल हो सकता है. अगर कोई भी ट्रांजैक्शन विद इन द स्टेट हो रहा है, यानी कि इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन हो रहा है, तो उसमें जीएसटी के दो कंपोनेंट होंगे. एक होगा सेंट्रल जीएसटी और दूसरा होगा स्टेट जीएसटी, और पैसा आधा आधा बटेगा स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में. और अगर इंटर स्टेट मूवमेंट हो रहा है, इंटर स्टेट ट्रांजैक्शन हो रहा है, then the tax applicable will be known as integrated GST, IGST, और उस केस में the tax will be collected by the central government and will be given to the importer state. ये सब बेसिक चीज़ें आप सब इस बात को जानते होंगे, ये सब बेसिक है इकोनॉमिक्स से जीएसटी का कॉन्सेप्ट. तो the point that I am trying to make, that entire taxation system of indirect tax was changed as a result of 101st Constitutional Amendment Act and GST was brought. तो जब ये सिस्टम लाया जा रहा था तो कई सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ने अपोज किया था इस सिस्टम का. उनका ऐसा मानना था, दे हैड ए फियर, दे हैड एन एप्रीहेंशन, कि एक बार जीएसटी आ जाएगा तो उस स्टेट्स की कमाई इनडायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू काफ़ी कम हो जाएगी. सो दे हैड ए फियर दैट देयर विल बी रिडक्शन और फॉल इन देयर रेवेन्यू जनरेशन फ्रॉम इनडायरेक्ट टैक्सेस. तो उनके फियर को कम करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया दैट इट विल कंपनसेट फॉर द शॉर्टफॉल इन रेवेन्यू ऑफ स्टेट फॉर नेक्स्ट 5 ईयर. तो आगे वाले 5 सालों तक, जीएसटी के इम्प्लीमेंट होने के बाद आने वाले 5 सालों तक, अगर स्टेट गवर्नमेंट्स की कमाई में कमी आती है बिकॉज ऑफ जीएसटी, अगर उनकी इनडायरेक्ट टैक्सेस की कमाई में कमी आती है बिकॉज ऑफ जीएसटी, तो उसकी भरपाई, उसका कंपनसेशन सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी. और इस प्रॉमिस के कारण ही कई सारे स्टेट गवर्नमेंट जो पहले नहीं मान रहे थे, उन्होंने जीएसटी सिस्टम को एक्सेप्ट किया और उसके साथ ही जीएसटी सिस्टम एप्लीकेबल हो गया इन आवर कंट्री फ्रॉम 2017. तो जरा देखते हैं कि जीएसटी कंपनसेशन के प्रोविजंस क्या थे. तो अकॉर्डिंग टू जीएसटी एक्ट, स्टेट्स आर गारंटेड कंपनसेशन फॉर एनी रेवेन्यू शॉर्टफॉल फ्रॉम बेस ईयर 2015-16 फॉर द first 5 years till 2022, and the states will be given 14% annual growth in their revenue generation through indirect tax source. तो इन दोनों पॉइंट्स को समझते हैं विथ हेल्प ऑफ दिस फिगर. मान लो कि स्टेट गवर्नमेंट है, आसाम की स्टेट गवर्नमेंट है,
और उसकी 2015-16 में इनडायरेक्ट टैक्सेस के थ्रू कमाई हुई थी 100 करोड़ रुपए की। तो अब आने वाले साल में जब से जीएसटी एप्लीकेबल हुआ, जीएसटी हैज़ बीन एप्लीकेबल फ्रॉम 2017, तो 2017-18 में भारत सरकार इंश्योर करेगी कि आसाम सरकार की जीएसटी से कमाई यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स से कमाई 100 करोड़ तो जो बेस ईयर है वो है ही, ये देखो ये है बेस ईयर का मतलब, बेस ईयर 2015-16 का मतलब उस साल जो कमाई हुई थी इनडायरेक्ट टैक्सेस से वो है 100 करोड़ रुपए। तो वो तो बेस ईयर वाली कमाई तो होनी ही चाहिए, प्लस 14% एक्स्ट्रा कमाई होनी चाहिए। भारत सरकार ये इंश्योर करेगी कि जीएसटी के थ्रू आसाम सरकार कम से कम 114 करोड़ रुपए कमाए, 100 करोड़ एज अ बेस ईयर इनडायरेक्ट टैक्स कलेक्शन प्लस 14% ग्रोथ। और अगर 114 करोड़ की कमाई नहीं होती है तो जो भी डिफरेंस है, मान लो सिर्फ 90 करोड़ की कमाई होती है, तो 24 करोड़ का जो डिफरेंस है वो सेंट्रल गवर्नमेंट कंपनसेशन के थ्रू देगी आसाम सरकार को, इन ऑर्डर टू कंपनसेट फॉर द लॉस ऑफ रेवेन्यू बिकॉज ऑफ जीएसटी। तो ये प्रॉमिस के साथ ही फिर जीएसटी इंप्लीमेंट किया गया। फिर अगले साल 114 करोड़ का 14% और इंक्रीमेंट करके दिया जाएगा। और अगर उतना आसाम सरकार की कमाई नहीं होती है थ्रू इनडायरेक्ट टैक्सेस, देन द सेंट्रल गवर्नमेंट विल कंपनसेट। और ये जो कंपनसेशन का प्रोविजन है दैट विल बी एप्लीकेबल फॉर कमिंग 5 years, राइट फ्रॉम 2017 to 2022। तो इस पर्पस के लिए स्टेट गवर्नमेंट्स को कंपनसेट करने के लिए एक स्पेशल लॉ लाया गया जिसका नाम है जीएसटी कंपनसेशन टू स्टेट एक्ट 2017। इसके बेसिक प्रोविजन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कंपनसेशन अमाउंट विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द बेस ईयर 2015-16 विथ एन अजम्पशन ऑफ 14% एनुअल ग्रोथ। तो हर साल माना जाएगा कि 14% की एक्स्ट्रा कमाई होगी, तो वो कंपनसेशन अमाउंट उसी हिसाब से दिया जाएगा। The states will be compensated at the end of every 2 months। तो हर 2 महीने के बाद स्टेट गवर्नमेंट को जो उनका जीएसटी में डिफरेंस होना चाहिए वो उनको मिलेगा। एंड इट विल बी कंपनसेटेड टू द स्टेट्स फॉर द पीरियड ऑफ 5 years। ये हम सब देख चुके हैं। अब एक और इंपॉर्टेंट प्रोविजन देखो, अ जीएसटी कंपनसेशन सेस में बी लेवाइड ऑन सप्लाई ऑफ सर्टेन गुड्स एंड सर्विसेज एज रिकमेंडेड बाय जीएसटी काउंसिल। इस बात को समझते हैं। तो देखो भारत सरकार ने प्रॉमिस तो कर दिया कि जो भी रेवेन्यू का लॉस होगा दैट विल बी कंपनसेटेड टू द स्टेट गवर्नमेंट, लेकिन अब भारत सरकार ने खुद के कमाई के लिए, यानी कि अगर इस कंपनसेशन की कमाई के लिए एक एडिशनल सेस लगाया जिसका नाम है जीएसटी कंपनसेशन सेस, कि एक सेस आपको पता है इट इज अ काइंड ऑफ टैक्स ओवर टैक्स। तो भारत सरकार ने एक तरह का सेस लगाया जीएसटी के ऊपर। तो कुछ एक गुड्स और सर्विसेज के ऊपर सेस लगता है, जीएसटी कंपनसेशन सेस। वो जो एक्स्ट्रा सेस का पैसा है दैट इज यूज्ड फॉर कंपनसेटिंग द स्टेट्स। सो सेस आपको मैं जैसे कि बता चुका हूं, इट इज अ टैक्स ओवर टैक्स दैट इज अप्लाइड फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव। तो एक तरह का एडिशनल टैक्स लगाया भारत सरकार ने जिसको हम कहते हैं जीएसटी कंपनसेशन सेस, जिसका मेन पर्पस है कि स्टेट गवर्नमेंट्स को जो भी रेवेन्यू लॉस हो रहा है बिकॉज ऑफ जीएसटी दैट शुड बी कंपनसेटेड विथ हेल्प ऑफ दिस जीएसटी कंपनसेशन सेस। और इस पर्पस के लिए एक स्पेशल फंड भी बनाया गया जिसका नाम रखा गया कंपनसेशन फंड। तो जो भी कंपनसेशन सेस से कमाई होगी उसको कंपनसेशन फंड में डाला जाएगा और कंपनसेशन फंड से फिर स्टेट गवर्नमेंट्स को कंपनसेट किया जाएगा। तो अब करंट इशू जरा समझते हैं। देखो करंट इशू में हुआ कि आप सबको पता है बिकॉज ऑफ कोविड-19 देयर वाज अ वाइड स्प्रेड लॉकडाउन इन आवर कंट्री। जब लॉकडाउन है तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हुई नहीं। जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं हुई तो भारत सरकार की कमाई एकाएक से कम हो गई। तो सेंट्रल गवर्नमेंट्स अर्निंग through GST has suddenly gone down. At the same time, the state government's earning through GST has also gone down. तो अब हुआ क्या है कि भारत सरकार की हालत कुछ ऐसी हो गई है कि उसके हाथ में जो जीएसटी कंपनसेशन फंड है, जीएसटी कंपनसेशन फंड कैसे बनाया गया है, उसमें जीएसटी कंपनसेशन सेस का पैसा डाला जाता है और जीएसटी कंपनसेशन सेस के पैसे से ही स्टेट गवर्नमेंट्स को कंपनसेट किया जाता है। ये अगर स्टेट गवर्नमेंट्स हैं तो इनको कंपनसेट किया जाता है अगर कोई रेवेन्यू में लॉस हो गया तो, जो अर्लियर उनका रेवेन्यू था उससे अगर कम रेवेन्यू जनरेट हुआ तो उसको इसी जीएसटी कंपनसेशन फंड से फिर कंपनसेट किया जाता है। बट अब हुआ क्या है कि बिकॉज ऑफ कोविड-19 एंड लॉकडाउन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बंद होगी। जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होंगी नहीं तो जीएसटी से कमाई नहीं होगी। जब बिजनेसेस ही नहीं चलेंगे तो कमाई कैसे होगी।
कोई टैक्स भरेगा क्यों? तो जब टैक्स किसी ने नहीं भरा तो भारत सरकार की जो जीएसटी कंपनसेशन फंड है वो पूरी तरह से खाली हो चुकी है और स्टेट गवर्नमेंट्स पैसा मांग रहे हैं कि लाओ हमें पैसा दो, तुमने प्रॉमिस किया है कि हर 2 महीने पे हमारा कंपनसेशन करोगे और 14% इंक्रीमेंट दोगे हर साल। अब भारत सरकार के पास पैसा है नहीं, सो दैट हैज़ क्रिएटेड अ problem for the government of India. A kind of financial crunch has happened to the government of India. और वैसे तो प्रॉमिस किया गया है कि हर 2 महीने के बाद भारत सरकार कंपनसेट करेगी फॉर रेवेन्यू लॉस, लेकिन भारत सरकार ने मार्च 2020 से यानी कि पिछले 4 महीने से कंपनसेशन स्टेट गवर्नमेंट्स को दिया ही नहीं है क्योंकि भारत सरकार के पास खुद ही पैसे नहीं हैं। तो अब जरा देखते हैं कि व्हाट कैन बी द पॉसिबल सॉल्यूशन। अब किया क्या जा सकता है ऐसे हालत में? तो पहला ऑप्शन है कि हाइकिंग द टैक्स रेट और द कंपनसेशन सेस। तो भारत सरकार टैक्स रेट बढ़ा दे ताकि उसकी कमाई ज़्यादा हो, या कंपनसेशन सेस रेट बढ़ा दे कि उसकी कमाई ज़्यादा और उससे फिर वो स्टेट गवर्नमेंट को कंपनसेट कर पाए। लेकिन दिस आइडिया इज़ नॉट रैशनल ऑप्शन। ये कोई भी इसको अलाउ नहीं करेगा। इट इज़ नॉट ए वाइज ऑप्शन। कोई भी एक इकोनॉमिस्ट जिसको इकोनॉमिक्स की समझ है वो इस आइडिया को सपोर्ट नहीं करेगा। रीज़न बीइंग कि जब हमारे देश में ऑलरेडी इकोनॉमिक स्लोडाउन है तो वैसे टाइम में अगर हम टैक्सेस को बढ़ाते हैं तो हमारी कंपनियों को और ज़्यादा नुकसान होगा। ऐसे ही वो लॉस झेल रहे हैं। एंड इफ़ वी इंक्रीज टैक्स देन देयर विल बी मोर लॉस, एंड व्हेन देयर विल बी मोर लॉस मोर कंपनीज विल शट डाउन, एंड व्हेन देयर विल बी मोर शट डाउन देयर विल बी मोर अनएम्प्लॉयमेंट, देयर विल बी लेस कलेक्शन ऑफ टैक्सेस। तो ऐसे हालात में टैक्स बढ़ाने से टैक्स कलेक्शन ओवरऑल बढ़ेगा नहीं और घट जाएगा। सो दिस प्रपोज सॉल्यूशन इज नॉट अ वाइज थिंग टू डू। तो दूसरा फिर सॉल्यूशन क्या हो सकता है? रिड्यूस द प्रोमिस्ड कंपनसेशन फंड अमाउंट। भारत सरकार ने जो प्रॉमिस किया है कि हम हर साल 14% बढ़ा करके देंगे स्टेट गवर्नमेंट को, ये प्रॉमिस को अब इसको रिड्यूस करना होगा। तो अब ऑप्शन क्या निकल के आ रहा है? दैट रादर देन गिविंग अ हाइक ऑफ 14% एवरी ईयर द रेवेन्यू ऑफ द स्टेट शुड बी लिंक्ड विद जीडीपी ग्रोथ रेट। कि अगर हमारी जीडीपी ग्रोथ रेट होती है 5% की, मान लो जीडीपी ग्रोथ रेट होती है, तो हम 5% पैसा बढ़ा के देंगे, 14% नहीं बढ़ा के देंगे। और अगर जीडीपी ग्रोथ रेट निगेटिव में चली जाती है कि 5% कम हो जाती है तो हम 5% पैसा कम देंगे पिछले साल की तुलना में। सो दैट वुड बी अ वायबल ऑप्शन। जब जीडीपी नहीं बढ़ेगी तो भारत सरकार की कमाई नहीं होगी, जब भारत सरकार की कमाई नहीं होगी तो भारत सरकार पैसे देगी कहाँ से? सो दिस सॉल्यूशन इज कमिंग अप। अभी सॉल्यूशन को इंप्लीमेंट किया जाना बाकी है कि रादर देन गिविंग अ फ्लैट 14% हाइक लेट अस लिंक इट विथ जीडीपी ग्रोथ रेट। अब ये जो चेंज है दिस कैन बी ब्रॉट बाई जीएसटी काउंसिल थ्रू वोटिंग। तो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होगी, उसमें वोटिंग के थ्रू अगर इस चेंज को एक्सेप्ट कर लिया गया तो इस चेंज को इंप्लीमेंट किया जा सकता है। बस प्रॉब्लम इसमें यह है कि स्टेट गवर्नमेंट्स को मानना चाहिए, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट्स को ओवरऑल फंड का लॉस होगा, तो रेवेन्यू लॉस होगा अगर उन्होंने चेंज कर दिया फ्रॉम 14% टू अगर लिंक कर दिया जीडीपी से। तो सबको पता है कि साल जीडीपी नेगेटिव में जाने वाली है, तो इसका मतलब ये है कि अगर ये मान लिया गया तो स्टेट गवर्नमेंट्स को रेवेन्यू पिछले साल की तुलना में और कम मिलेगा, तो स्टेट गवर्नमेंट जरूर अपोज करेंगे। तो जरा देखते हैं कि इसके पास होने के, जीएसटी काउंसिल में एक्सेप्ट होने के चांसेस कितने हैं। तो जीएसटी काउंसिल में इस पे फैसला होगा। जीएसटी काउंसिल इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दैट हैज बीन क्रिएटेड अंडर आर्टिकल 279(1) ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जीएसटी काउंसिल के जो चेयरपर्सन होते हैं वो होते हैं यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। अदर मेंबर्स आर फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट लाइक मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ऑफ फाइनेंस। उसके जो वाइस चेयरपर्सन होते हैं इज वन ऑफ द स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर, जबकि बाकी सारे जो जीएसटी काउंसिल के मेंबर्स होते हैं दे आर स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर्स। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि जीएसटी के अंदर वोटिंग कैसे होती है। मैंने आपको बताया कि ये जो नया प्रपोजल है तभी एक्सेप्ट होगा जब जीएसटी के अंदर इसको वोटिंग के थ्रू पास किया जाए। तो जीएसटी काउंसिल के अंदर कोई भी प्रपोजल एक्सेप्ट होने के लिए देयर मस्ट बी 75% vote in favor of that proposal, then only that proposal can be passed। अब जरा देखते हैं कि सेंटर और स्टेट्स के पास कितना वोट शेयर है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अकेले 33% वोट शेयर है, जबकि स्टेट गवर्नमेंट्स के पास बस 66% वोट शेयर है। 1/3 वोट बिलोंग्स टू द सेंट्रल गवर्नमेंट वाइल 2/3 वोट्स बिलोंग टू द स्टेट गवर्नमेंट्स, 28 स्टेट गवर्नमेंट्स टुगेदर। तो नेचुरली अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने चाहा तो मतलब उसको कुछ एक स्टेट गवर्नमेंट्स का सपोर्ट चाहिए, दिस डिसीजन माइट बी पास्ड। लेकिन सिर्फ अकेले सेंटर ने चाहा तो उसके पास 33% वोट है, और बाकी सारे स्टेट्स ने अगर रिजेक्ट कर दिया
तो फिर ये डिसीजन नहीं हो पाएगा। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि कुछ एक स्टेट इस आइडिया को सपोर्ट करें। 66% वोट्स स्टेट के पास है, 33% सेंटर के पास है और हमें चाहिए 75%। सो अकेले सेंट्रल गवर्नमेंट के चाहने से ये डिसीजन नहीं हो पाएगा। द सम ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स मस्ट एक्सेप्ट दिस idea. The next article is taken from international segment. It talks about a balanced approach needed for India. This topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. देखो इस आर्टिकल का सबसे पहले क्रक्स देख लेते हैं। तो इस आर्टिकल में तो वैसे बहुत सारी आइडियाज़ डिस्कस किए गए हैं, लेकिन इसका कोर आइडिया इस आर्टिकल का देख लेते हैं। इस आर्टिकल में ये कहा गया है कि इंडिया शुड नॉट हेविली टिल्ट टुवर्ड्स वेस्ट कंट्रीज। वेस्ट कंट्रीज से यहाँ मतलब है यूएस एंड इसकी अलाइज जैसे कि जापान या फिर यूरोपियन यूनियन। तो इस आर्टिकल में कहा गया है कि इंडिया को बहुत ज़्यादा वेस्ट कंट्रीज की तरफ इंक्लाइन नहीं होना है। इंडिया को अपना एक बैलेंस्ड अप्रोच रखना है बिटवीन वेस्ट कंट्रीज एंड रसिया एंड चाइना। तो ये आप स्टेटमेंट पढ़ो। There is a call for westward shift in India's foreign policy appears misplaced as engagement with Russia and China does matter। तो ये जो लगातार हमारे कुछ लोग एक्सपर्ट्स बोल रहे हैं कि इंडिया को ज़्यादा से ज़्यादा यूएस के साथ इंटीग्रेट होना चाहिए, दैट इज़ नॉट राइट। हमें रसिया और चाइना के साथ भी अपने रिलेशंस जो हैं वो भी इंपॉर्टेंट है, उसको भी बैलेंस करके रखना चाहिए। तो इस आर्टिकल में जो आइडियाज़ डिस्कस किए गए हैं उनको एक बार ज़रा समझते हैं। सबसे पहले ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ ग्लोबल पॉलिटिक्स देखते हैं। तो आप सब इस बात को जानते हैं दैट आफ्टर एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर टू द वर्ल्ड एंटर इनटू कोल्ड वॉर एरा। वर्ल्ड वॉर टू स्पैंड फ्रॉम 1939 टू 1945। राइट आफ्टर एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर टू द वर्ल्ड एंटर इनटू कोल्ड वॉर एरा एंड दिस कोल्ड वॉर एरा स्टेड फ्रॉम 1947 टू 1991। और इस कोल्ड वॉर एरा में द वर्ल्ड बिकेम बाईपोलर। व्हाई वी से दैट इन कोल्ड वॉर एरा द वर्ल्ड बिकेम बाईपोलर? बिकॉज वर्ल्ड वाज डिवाइडेड बिटवीन टू power centers, USSR on one side and US bloc on other side. But with disintegration of USSR in 1991 and with emergence of US as the sole dominant power of the world after 1991, the world again entered into the phase of unipolarity। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, इस आर्टिकल में कहा क्या गया है कि कोल्ड वॉर के टाइम में वर्ल्ड वाज बाइपोलर एंड आफ्टर दैट आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑफ USSR द वर्ल्ड बिकेम यूनिपोलर। यूनिपोलर मतलब when the world politics is dominated by single country, जैसे ये एक अकेला कंट्री, इस केस में यूएस पूरे दुनिया से भारी हो जाए तो हम कहते हैं कि दिस वर्ल्ड इज यूनिपोलर। और बाईपोलर मतलब दो कंट्री इक्वली पावरफुल हों और वो स्ट्रगल करे तो हम कहते हैं कि वर्ल्ड इज बाईपोलर। तो 1991 के बाद से दुनिया भर के एक्सपर्ट्स का मानना है दैट वर्ल्ड बिकेम यूनिपोलर और पूरे दुनिया भर में यूएस का डोमिनेंस आ गया। लेकिन राइट आफ्टर 2010 विथ राइज ऑफ चाइना अगेन द यूनिपोलरिटी और सुप्रीम डोमिनेंस ऑफ यूएस इज बीइंग चैलेंज्ड एंड द वर्ल्ड इज एंटरिंग इनटू द एज ऑफ बाईपोलरिटी अगेन। अब चाइना ऑब्जेक्शन क्रिएट कर रहा है, अब चाइना चैलेंज कर रहा है डोमिनेंस ऑफ यूएस। So now this is age of bipolarity. Before 2010, US alone was heavier than rest of the world. That means before 2010, it was the age of unipolarity. और अब धीरे धीरे क्या हो रहा है? The world is becoming bipolar. मतलब there are two power centers. One is the US that was already there, and now China is also emerging as another power center. और दुनिया भर के countries अपने आप को अब अलाइन कर रहे हैं. Either they are becoming more and more pro US or they are becoming more and more pro China. देखो ये जो कोविड-19 पैंडेमिक आया है, इसके बाद से अब दुनिया भर में बाईपोलैरिटी और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो गई, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज हैं जो अब ओपनली चाइना को क्रिटिसाइज़ करने लगे हैं। फॉर एग्जांपल जापान, ऑस्ट्रेलिया, इनफैक्ट यूरोपियन यूनियन के भी कुछ कंट्रीज जैसे ब्रिटेन वगैरह। अभी कुछ दिनों पहले एक न्यूज़ आर्टिकल आई थी जिसमें आपने देखा होगा, मैंने भी बताया था कि कैसे ब्रिटेन ने हुआई को बैन कर दिया। पहले सिर्फ यूएस ने बैन किया था, ब्रिटेन ने चाइनीज़ कंपनी हुआई को बैन कर दिया फ्रॉम 2027। तो इस तरीके से अब जो कंट्रीज हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया, जापान, ब्रिटेन, ये डायरेक्टली एंटी चाइना एंड प्रो यूएस स्टैंड ले रहे हैं। तो साथ ही साथ कुछ एक ऐसे कंट्रीज है जैसे रसिया, ईरान, अब वो डायरेक्टली एंटी यूएस और प्रो चाइना स्टैंड ले रहे हैं। तो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक कि वैसे भी दुनिया बाइपोलर हो रही थी, दो पावर सेंटर्स इमर्ज हो रहे थे आफ्टर 2010, यूएस एंड रसिया। लेकिन कोविड-19 के बाद ये जो बाइपोलैरिटी है और भी ज़्यादा स्टार्क हो गया। अब और ज़्यादा से ज़्यादा कंट्री चाइना के साथ मिल रहे हैं जैसे रसिया और ईरान, और बहुत सारे कंट्रीज अब कंप्लीटली प्रो यूएस हो रहे हैं जैसे कि ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड ब्रिटेन।
अब इंडिया के लिए क्या चैलेंज है वो जरा समझते हैं। देखो, जब अब ये रिफ्ट क्लियर कट आ रहा है, ये रिफ्ट दरार, एक तरफ यूएस एंड इट्स एलाइज और दूसरी तरफ चाइना एंड रसिया, व्हेन द रिफ्ट इज वाइडनिंग, इंडिया के लिए एक चैलेंज डेवलप हो रहा है। रीजन बीइंग, जो कंट्रीज हैं डेमोक्रेटिक कंट्रीज हैं जैसे यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, उनका कहना है कि सिंस इंडिया इज ऑल्सो ए डेमोक्रेटिक कंट्री, इट शुड ओपनली सपोर्ट यूएस एंड इट्स एलाइज हु स्टैंड फॉर डेमोक्रेसी, एंड इंडिया शुड ओपनली टेक एंटी चाइना एंड एंटी रसिया स्टैंड। ये अब इंडिया के ऊपर दबाव बनाया जा रहा है। कुछ दिन पहले भी मैंने एक आर्टिकल शेयर किया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ यूएस माइक पोम्पियो साहब कह रहे हैं कि इंडिया शुड टेक अ क्लियर कट स्टैंड अगेंस्ट चाइना, इट शुड इंटीग्रेट विथ यूएस टू काउंटर चाइना। तो अब इंडिया पे इस तरह का दबाव बन रहा है। दिस इज अ चैलेंज फॉर इंडिया। और इसी कॉन्टेक्स्ट में ये आर्टिकल आया। इसी कॉन्टेक्स्ट में कुछ दिनों पहले भी, कल भी हमने एक आर्टिकल कवर किया था। इसी कॉन्टेक्स्ट में हमने एस जयशंकर साहब का एक स्टेटमेंट भी कवर किया था जहां पे इंडिया ने कहा था कि एस जयशंकर साहब ने कहा था कि इंडिया विल नेवर गेट इनटू अलायंस सिस्टम, इंडिया विल ऑलवेज मेंटेन इट्स स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस। यहाँ पे फिर से इस आर्टिकल में यही कहा गया है दैट द कॉल फॉर अ वेस्टवर्ड शिफ्ट इन इंडियाज फॉरेन पॉलिसी अपीयर्स मिसप्लेस्ड एंड इंगेजमेंट विथ रसिया एंड चाइना डज मैटर। ऐसा नहीं कि हम पूरा का पूरा प्रो यूएस हो जाएंगे तो हमारे इंटरेस्ट बचे रहेंगे, हमें रसिया और चाइना के साथ भी संबंध बनाए रखने हैं। और इस आर्टिकल में कहा गया है कि इंडिया सही कर रहा है, इंडिया इज डूइंग राइट बाय इंटीग्रेटिंग विथ यूएस थ्रू एक्सरसाइजेस लाइक क्वाड एंड मालाबार, बट एट द सेम टाइम इंडिया शुड कीप ऑन इंटीग्रेटिंग विथ रसिया एंड चाइना ऑल्सो ऑन प्लेटफॉर्म्स लाइक रसिया इंडिया चाइना प्लेटफॉर्म एंड संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ प्लेटफॉर्म। अगर हम पूरी तरह से प्रो यूएस हो गए यानी कि प्रो वेस्ट हो गए तो हमारी स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस खत्म हो जाएगी। धीरे धीरे आप देखेंगे कि अमेरिकी फोर्सेज इंडियन सॉइल पे आकर के लगेंगे चाइना से फाइट करने, जैसे अमेरिकी सोल्जर्स जापान के सॉइल पे रहते हैं हमेशा। about 55,000 naval fleet always of US always remain on Japan, so that is a greater challenge for Japan's sovereignty and strategic independence। अगर इंडिया बहुत ज़्यादा प्रो यूएस हो गया, इंटीग्रेटेड विथ यूएस हो गया, तो इंडिया विल बिकम एज एन इंस्ट्रूमेंट इन द हैंड्स ऑफ यूएस टू fight against China, and in that way India's strategic independence will be lost and India's own national interest will be threatened। तो इंडिया को ऐसा नहीं करना चाहिए। तो इस कॉन्टेक्स्ट में बोला गया कि इंडिया को आरआईसी समिट और एससीओ पे प्रोएक्टिवली रसिया और चाइना के साथ भी इंटीग्रेट करते रहना चाहिए। तो एक बार जरा देखते हैं कि आरआईसी समिट और एससीओ है क्या। देखो, आरआईसी स्टैंड्स फॉर रसिया इंडिया चाइना समिट, और दिस समिट स्टार्टेड इन 2002, जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि रीजनल सिक्योरिटी प्रमोट किया जाए एशिया रीजन में। एशिया पैसिफिक रीजन में हम लोगों को काउंटर टेरर एफर्ट्स लाना चाहिए, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन बिल्ड करना चाहिए, और हमें आर्म्स रेस अवॉइड करना चाहिए इन आउटर स्पेस। दीज आर सम बेसिक ऑब्जेक्टिव। सरल शब्दों में बोलें तो रसिया, इंडिया और चाइना ने मिल करके एक प्लेटफॉर्म बनाया आरआईसी, जिसमें हर साल इनके फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है, जिसमें हम लोग बेसिक कोऑपरेशन के आइडियाज़ डिस्कस करते हैं। अब जो एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पिछले महीने जून 2020 में ही आरआईसी समिट की एक मीटिंग हुई थी जिसमें इंडिया ने पार्टिसिपेट किया था। कोविड के कारण वर्चुअल मीटिंग हुई थी, लेकिन इंडिया से एस जयशंकर साहब ने पार्टिसिपेट किया था। इससे हमें एक बात साफ साफ पता चलती है, और ये मीटिंग, आरआईसी समिट की मीटिंग गलवान वैली इंसिडेंट के बाद हुई है। उसके बाद भी इंडिया ने आरआईसी समिट में हिस्सा लिया। दैट इज ए क्लियर कट इंडिकेशन कि इंडिया रसिया और चाइना से अपने संबंध नहीं तोड़ने वाला। इंडिया इज गोइंग टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन यूएस ऑन वन साइड एंड चाइना ऑन अदर साइड। इंडिया अपनी स्ट्रेटेजिक इंडिपेंडेंस बिल्कुल भी नहीं खोने वाला। साथ ही साथ एससीओ के बारे में भी देख लेते हैं। इस आर्टिकल में बोला गया कि एससीओ पे भी इंडिया को प्रोएक्टिवली इंटीग्रेट होना चाहिए विथ रसिया एंड चाइना। तो SCO that stands for Shanghai Cooperation Organization is a political, economic, military organization that was founded in 2001 in Shanghai, China। इसके 8 मेंबर कंट्रीज हैं और इंडिया और पाकिस्तान को रिसेंटली ज्वाइन कराया गया। 8 मेंबर कंट्री में 2 तो इंडिया पाकिस्तान हो गए जिन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया है, उसके अलावा 2 हो गए चाइना और रसिया, उसके अलावा 4 सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड तजाकिस्तान। तो दी जाता है 8 मेंबर कंट्रीज ऑफ SCO। इसकी हेडक्वार्टर है बीजिंग, चाइना में, और SCO की भी समिट हर साल होती है जिसमें मेंबर कंट्रीज मीट करते हैं। और इस आर्टिकल में यही कहा गया है कि हमें रसिया और चाइना के साथ इंटीग्रेशन नहीं छोड़ना चाहिए, हमें उनके साथ RIC प्लेटफॉर्म पे, SCO प्लेटफॉर्म पे मिलते रहना चाहिए, हमें अपनी इंडिपेंडेंस बनाई रखनी चाहिए। The next article is taken from economy segment. It is about production linked incentive scheme. This topic is important from our syllabus paper for Indian economy point of view. तो देखो, सबसे पहले समझते हैं कि आखिर ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर लार्ज स्केल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग है क्या। इस स्कीम को लेकर के आई थी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT।
जिसको नोटिफाई किया गया था इसी साल 1 अप्रैल 2020 को। इस स्कीम को जरा समझते हैं अच्छे से। देखो, इस स्कीम में कोई भी बड़ी मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मोबाइल के अलावा कुछ और एक और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जैसे कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड्स या कुछ और एक बड़े अमाउंट की इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी अगर कोई भी है इंडिया में, जैसे कि मान लो कि एप्पल है, और अगर ये कंपनी जो मोबाइल बनाती है और उस मोबाइल का प्राइस कम से कम 15,000 रुपये से ज़्यादा होना चाहिए, तो अगर ये इंडिया में इन्वेस्ट करती है, इंडिया में अगर ये 1,000 करोड़ या उससे ज़्यादा इन्वेस्ट करती है आने वाले 4 सालों में, और कम से कम पहले साल में 250 करोड़ इन्वेस्ट होना चाहिए, उसके बाद आने वाले 3 सालों में 750 करोड़ इन्वेस्ट करना चाहिए। सो पॉइंट इज कि अगर कोई बड़ी मोबाइल मेकिंग कंपनी है अकॉर्डिंग टू दिस स्कीम, और अगर इंडिया में 1,000 करोड़ इन्वेस्ट करती है इन कमिंग 4 ईयर्स, तो उस कंपनी को भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी वो इंसेंटिव देगी ऑन इंक्रीमेंटल सेल। इसका मतलब जरा समझते हैं। इंक्रीमेंटल सेल का मतलब, पहले मान लो उसका सेल होता था हर साल 500 करोड़ का, अब इस इन्वेस्टमेंट के बाद उसका सेल हो गया 1,000 करोड़ का। तो इंक्रीमेंटल सेल मतलब कितना इंक्रीज सेल है, 500 करोड़ एक्स्ट्रा। तो जितना उसका इंक्रीमेंटल सेल होगा उसका एक सर्टेन परसेंट भारत सरकार और इंसेंटिव की तरह देगी। दैट इज द मीनिंग। तो एक बार फिर से देखते हैं। कंपनी विच मेक्स अ फोन प्राइस्ड ऑफ ₹50,000 एंड अबोव एंड विच मेक्स अ क्यूमुलेटिव इन्वेस्टमेंट ऑफ ₹1,000 करोड़ विल क्वालिफाई फॉर एन इंसेंटिव ऑफ 6% फॉर द फर्स्ट 2 ईयर, फॉलोड बाय 5% फॉर द नेक्स्ट ईयर एंड 4% इन द 5th ईयर। सरल शब्दों में देखो, इन्वेस्टमेंट से पहले अगर इस कंपनी का भारत में सेल होता था 500 करोड़ का, इन्वेस्टमेंट के बाद उसकी सेल बढ़ के हो गई 600 करोड़, तो इंक्रीमेंटल सेल है 100 करोड़ का। उस 100 करोड़ पे पहले 2 साल भारत सरकार 6% इंसेंटिव देगी, मतलब भारत सरकार अपने तरफ से 6 करोड़ और इंसेंटिव देगी। फिर अगले 2 साल के लिए 5% इंसेंटिव देगी, यानी कि उस 100 करोड़ पे 5 करोड़ रुपए देगी, और 5th ईयर में आखिरी साल में 4% इंसेंटिव देगी, मतलब उस 100 करोड़ इंक्रीमेंटल सेल पे 4 करोड़ रुपए देगी। तो इस तरीके से आने वाले 5 सालों तक इस इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो भी इंक्रीमेंटल सेल होगा इस कंपनी का, उस पर भारत सरकार खुद इंसेंटिव देगी। तो नेचुरली इस स्कीम के बाद उम्मीद की जा सकती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मोबाइल मेकिंग कंपनी, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग वाले कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे। अब इस स्कीम का जो करंट न्यूज है इससे रिलेटेड, जिसके कारण ये आर्टिकल आया, उसको जरा देखते हैं। तो इस स्कीम के लिए जो विंडो दिया गया था वो 4 महीने का दिया गया था, 1 अप्रैल से लेकर के 1 अगस्त तक, कि इस बीच में अगर कोई कंपनी इस स्कीम के अंडर अपने आप को रजिस्टर करती है तो ही उसको इस स्कीम का फायदा मिलेगा। अब 1 अगस्त अब आने वाला है, 2 दिनों में आ जाएगा 1 अगस्त। अभी तक कई सारी कंपनियां हैं वो सोच ही रही हैं। अब ये न्यूज आर्टिकल ये आया है कि फाइनली सैमसंग और पेगाट्रॉन एक मोबाइल मेकिंग कंपनी है ताइवान की, इन दोनों ने भारत सरकार को रिक्वेस्ट किया है कि वो इस स्कीम के अंदर रजिस्टर करना चाहते हैं और वो इंडिया में 1,000 करोड़ इन्वेस्ट करना चाहते हैं इन ऑर्डर टू अवेल बेनिफिट अंडर दिस स्कीम। अब इस स्कीम का प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम फॉर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर, इसका हम कहाँ आंसर राइटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं? तो वी कैन यूज इट एज एन एग्जाम्पल if there is a question that asks that steps taken by government of India to promote electronics industry in India। इस स्कीम से, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम से उम्मीद की जा रही है कि आने वाले 5 सालों में लगभग 2 लाख और जॉब क्रिएट होंगे, 5 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट होगा और 5,000 करोड़ का डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू जनरेट होगा भारत सरकार के लिए। तो ये सब पॉइंट भी आप लिख सकते हैं। The next article is taken from Assam segment. It is about increased tiger population in Assam. This topic is important from our syllabus paper 6, Assam wildlife point of view. देखो, आज 29 जुलाई है एंड दिस डे इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल टाइगर डे। और इस दिन के ओकेजन पे, ऑन दिस इंटरनेशनल टाइगर डे, भारत सरकार की एक एजेंसी नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी हैज़ रिलीज्ड अ रिपोर्ट जिसका नाम है स्टेटस ऑफ टाइगर्स, co-predators and prey in India. So this report talks about overall population of tigers in India that has been released by NTCA on this occasion 29 July, that is International Tiger Day. तो जरा देखते हैं की हाईलाइट्स ऑफ द रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में बताया गया कि ओवरऑल इंडिया के अंदर टाइगर्स की पॉपुलेशन 33% इंक्रीज हुई है फ्रॉम 2014 टू 2018। 2014 में इंडिया के अंदर टाइगर्स की पॉपुलेशन थी 2226, जबकि अब इसकी पॉपुलेशन बढ़ के हो गई है 2018 की काउंटिंग के हिसाब से 2967। ये टाइगर सेंसस में ही ये फिगर आ गया था लास्ट ईयर ही।
वाइल द नंबर ऑफ टाइगर्स, अब जो इंपॉर्टेंट बात इस रिपोर्ट में बताई गई है वो ये बताई गई है कि नंबर ऑफ टाइगर्स हमारे देश में बढ़ता जा रहा है, जबकि ओवरऑल प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट एरिया हमारे देश में घटता जा रहा है, डेंसिटी फॉरेस्ट का देश में हमारे घटता जा रहा है। इस कारण से हो क्या रहा है कि 1 in every 3 टाइगर इन इंडिया इज नाउ लिविंग आउटसाइड फॉरेस्ट रिजर्व। तो हर 3 में से 1 टाइगर अब फॉरेस्ट एरिया से बाहर रह रहा है, क्योंकि फॉरेस्ट की डेंसिटी कम हो रही है, और इस कारण से एनिमल का कन्फ्लिक्ट विथ ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन टाइगर कन्फ्लिक्ट बढ़ता जा रहा है। So that is one important thing that has been given in this report. You can use this point for answer writing. उसके अलावा देखते हैं द की हाईलाइट्स ऑफ दिस रिपोर्ट रिगार्डिंग नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। तो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में भी पिछले 4 सालों में टाइगर्स की पॉपुलेशन बढ़ी है लगातार, और अब पूरे नॉर्थ ईस्ट इंडिया में टोटल नंबर ऑफ टाइगर्स इज 219, एंड आउट ऑफ दिस 219 टाइगर्स इन नॉर्थ ईस्ट, अकेले 190 टाइगर्स, 190 टाइगर तो आसाम के अंदर हैं। टोटल 219 में से 190 टाइगर सिर्फ आसाम के अंदर हैं, और आसाम के अंदर भी अगर बात की जाए तो पिछले 4 सालों में टाइगर्स की पॉपुलेशन बढ़ी है। बट एक बात आपको याद रखनी है फ्रॉम प्रीलिम्स एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, कि आसाम के जो 2 इंपॉर्टेंट टाइगर रिजर्व्स हैं, पक्के टाइगर रिजर्व, ये देखो पक्के टाइगर रिजर्व इन आसाम, और दूसरा नामेरी टाइगर रिजर्व, इन दोनों टाइगर रिजर्व्स में टाइगर की पॉपुलेशन घटी है। सो दैट पॉइंट यू हैव टू कीप इन माइंड फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओवरऑल पॉपुलेशन बढ़ी है और बढ़ के 190 हो गई है आसाम के अंदर, और पूरे नॉर्थ ईस्ट में 219, लेकिन पक्के टाइगर रिजर्व और नामेरी टाइगर रिजर्व में पॉपुलेशन घटी है। ये देखो, ये कोई अलग से न्यूज़ आर्टिकल नहीं है, ये रफाल जेट के बारे में ये एक पिक्चर है जो मैंने आपके साथ आज सोचा कि शेयर कर लूँ। तो देखो, कल ही मैंने रफाल जेट के बारे में आपको बता दिया था कैसे इंडिया 36 रफाल फाइटर जेट फ्रांस के साथ खरीद रहा है, जिसमें से 5 रफाल जेट इंडिया को आज मिल भी गए। तो कल ही मैंने आपको बताया था कि रफाल जेट की खासियत है दैट इट कैन रिफ्यूल इन द मिड एयर इटसेल्फ, वो हवा में उड़ते उड़ते ही रिफ्यूलिंग हो सकती है उसकी। तो वो तो कल मैंने सिर्फ बताया था, आज उसका एक अच्छा इमेज न्यूज़पेपर में आया तो मैंने वो शेयर भी कर लिया। अब देखो कैसे हवा में उड़ते उड़ते ये रिफ्यूलिंग कर सकता है, दूसरे फाइटर जेट से ये फ्यूल ले सकता है। तो इसके कारण होता क्या है कि इसकी रेंज बहुत बढ़ जाती है, एक बार में लंबे डिस्टेंस तक कवर कर सकता है। दिस हैज एन मिड एयर रिफ्यूलिंग फैसिलिटी, आप इस इमेज में अच्छे से देख सकते हैं, उड़ते उड़ते भी ये रिफ्यूलिंग कर रहा है। In our segment Target UPSC Prelims 2020, today we'll cover topic number 575 to 577. Topic number 575 is Spotlight Initiative. It is a global multi-year partnership between European Union and United Nations to eliminate all forms of violence against women and girls. The Spotlight Initiative is responding to all forms of violence against women and girls with a particular focus on domestic and family violence, sexual and gender-based violence and harmful practices, femicide, trafficking in human beings, and sexual and economic labor exploitation. Please attempt this question based on topic number 575. Topic number 576 is about generalized entropy of index. This generalized entropy of index is being used as a measure to income inequality in a population. Please attempt this question based on topic number 576. Topic number 577 is about important festivals of India. Meru Jatra festival belongs to Orissa, Ambu Bachi festival belongs to Assam, and Thrissur Puram festival belongs to Kerala. Please attempt this question based on topic number 577. This is the answer of question number 572 to 574 that were given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. That's all from our side for today. Thanks for watching.